नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर। आज का दिन इसलिए खास रहा क्योंकि आज वोटिंग हुई और अब मतदान के बाद जो मतगणना है वो चल रही है। थोड़ी देरी जरूर हो रही है। 5 बजे ये मतगणना शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक ये मतगणना पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आज 4 सीटों पर वोटिंग हुई है और इन 4 सीटों पर वोटिंग की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 4 सीटों पर जो मतदान होना था सुबह शुरू हुआ और उसके बाद मतगणना अब 5 बजे शुरू हो चुकी है। 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी राजस्थान में चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 3 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और उनके साथ प्रमोद तिवारी, और बीजेपी ने एक प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी को अपनी तरफ से मैदान में उतारा था और एक निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा, इनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने तीनों सीटों पर जीत का दावा किया, वहीं बीजेपी ने अपने एक प्रत्याशी की जीत का दावा किया और साथ में यह भी कहा कि सुभाष चंद्रा भी, जिनको उन्होंने समर्थन दिया है, वो भी जीत हासिल करेंगे, यानी कि उनके 2 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। आज सुबह जब वोटिंग चालू हुई और शाम जब तक वोटिंग चली तब तक सभी के यही बयान थे, लेकिन दोपहर बाद धीरे धीरे तस्वीर जब बदलनी शुरू हुई तो इन बयानों में भी धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। शाम होते होते सुभाष चंद्रा विधानसभा से बाहर चले गए और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने अपनी जो हार है वो स्वीकार कर ली। लेकिन जब तक परिणाम सामने ना आए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि विधायक जितने भी थे वो सभी बसों के जरिए आज विधानसभा में पहुंचे। कुछ विधायक अपने निजी वाहनों से भी पहुंचे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी तरफ से बाड़ाबंदी की थी और इसको लेकर बात करेंगे। फिलहाल परिणाम आने में थोड़ी सी देर है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अरुण शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण जी, फिलहाल देखिए तस्वीर बिल्कुल एक तरह से साफ कही जा सकती है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस शुरू से ये कहती आ रही थी कि तीनों जो प्रत्याशी हैं उनके जीत हासिल करेंगे, लेकिन बीच में जो निर्दलीय विधायक थे उनको लेकर जिस तरह की बातें सामने आई, कांग्रेस को बाड़ाबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोशिशें आपकी शुरू से रही वो सब कामयाब हुई और बीजेपी के फेल होने की जो वजह है आपको क्या नजर आती है कांग्रेस के नजरिए से अगर देखें तो? देखिए प्रभात जी, जो ये आज का परिणाम आने वाला है थोड़ी ही देर में आएगा, लेकिन वो स्पष्ट हो चुका है और ये हमें तो काफी दिनों से स्पष्ट था, पर लोगों को एक पांचवें कैंडिडेट के आने से रोचक लगने लगा और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी तिकड़म वाली जो राजनीति जिसे कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग जिसमें शामिल है, किसी धनाढ्य आदमी को एन वक्त पे ले आना, और इनका इतिहास है पिछले 5-6 साल का। आधा दर्जन से ज्यादा प्रभात उदाहरण है अब हमारे पास, जहां इन्होंने जनादेश की भी अपमान करके जोड़ तोड़ से अपनी सरकारें बनाई। इसके उदाहरण है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, पिछली बार मणिपुर, और ऐसी बहुत जगह है। राज्यसभा के चुनाव में भी ये सब जगह करते आए हैं। अहमद पटेल जी का चुनाव सबको याद है, किस तरीके से एमएलए की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। आंशिक तौर पर इनको सफलता भी मिली इसमें, लेकिन अंत अहमद साहब जीत गए। इस बार भी उन्होंने सेम रणनीति अपनाई जो लगभग 3.5 साल से अशोक जी की सरकार के खिलाफ जो इनने चला रखा, इस अंदेशे में कि ये सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही गिर जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियां होने के बाद गिर जाएगी, और एक बार फिर ये राज्यसभा के चुनाव में इसी उम्मीद से, जो कि बार बार निराधार साबित हुई है, इन्होंने 5वां कैंडिडेट उतारा। लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा आज की तारीख में राजस्थान के विधायकों को और उसके जरिए राजस्थान की जनता को, जिन्होंने ये विधायक चुने, कि लगातार ये जो तिगड़म की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति है, इसको नकारा है राजस्थान में।
ये अपने आप में एक मॉडल स्टेट की तरीके से याद किया जाएगा। और हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सुभाष चंद्र जी इस बार यहाँ से बिल्कुल नया सबक लेके जाएंगे। जरूर पिछली बार हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में 14 वोट खारिज हुए थे, प्रभात, आपको याद हो तो, सिर्फ इसलिए कि स्याही का कलर चेंज था। जी हाँ। तो इस तरीके की जीतें ये प्रायोजित करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये एक बार फिर फेल हुए हैं। और ये स्पष्ट संदेश है बीजेपी के लिए, अब उनको जग जाना चाहिए। इस तरीके की राजनीति अब ज्यादा स्वीकार्य नहीं है लोगों को। और एक मॉडल सरकार जो जन कल्याण में सतत लगी हुई है, उसको सिर्फ अपने तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए डिस्टर्ब करना न तो जनता को बर्दाश्त है, न विधायकों को बर्दाश्त है। और ये रोचक इसलिए भी बन गया था कि प्रभात, आजकल अगर यूं तो हम प्रजातंत्र के बहुत पक्षधर हैं और बातें करते हैं हमेशा कि प्रजातंत्र मजबूत होना चाहिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहीं झलक देखते हैं उस प्रजातंत्र की, मान लो कोई एमएलए ट्वीट करता है, कोई नाराजगी जाहिर करता है कि उसके क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहे हैं, या कोई मंत्री भी शिकायत करता है, तो अब हम ये भूल चुके हैं कि ऐसा होना एक स्वस्थ परंपरा है। हमको लगता है कि कोई दूसरी किस्म का विचार हमको एंटरटेन ही नहीं करना है। हम उन लोगों से, प्रभात, बहुत अच्छे हैं जो 24 सांसद इस मरुभूमि से भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं 2 बार निर्वाचित हुए, लेकिन मुंह पे रबर बैंड बांध के और बैठे हुए हैं वो बरसों से। राजस्थान के हित का एक मामला हमने कभी भी उनको उठाते हुए न अखबारों में देखा, न संसद में देखा, न कहीं मीडिया में इसका जिक्र है। ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट जैसा महत्वपूर्ण एक परियोजना है, उसमें भी इनकी मुख्यमंत्री जी ने कई बार सहायता मांगी है ओपनली विधानसभा के पटल पे। आओ हम सब मिलके चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को राजस्थान को दिलवाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, वहां कोई बोल ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं तो इसको बड़ा स्वस्थ परंपरा मानता हूं। डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास और कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव जोड़े। अभी आप फोन लाइन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता सुभाष गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और कोशिश करेंगे आपको लाइव जोड़ें। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपने डॉक्टर अरुण शर्मा को जुड़ा सुना है, फिलहाल क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई कि आप अपने निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं जितवा पाए? चलिए उनसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी तकनीकी खामी की वजह से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे। उनका यह कहना था कि स्वस्थ परंपरा का निर्वहन विपक्ष ने नहीं किया है और बीजेपी को जिन मुद्दों पर सरकार का साथ देना चाहिए था, उन जनहित से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने जनता की बात को नहीं उठाया केंद्र सरकार तक। और अब जबकि सब कुछ स्पष्ट था कि किसके कितने विधायक हैं मैदान में और किसको कितना समर्थन प्राप्त है, उसके बावजूद उन्होंने एक 5वां प्रत्याशी जो मैदान में उतारा है, उससे उन्होंने एक गलत राजनीति की शुरुआत की है। और इससे बाड़ाबंदी की जो जरूरत थी वो कांग्रेस को महसूस हुई, वरना कांग्रेस को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब से कुछ ही देर में परिणाम भी सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि कौन से राजनीतिक दल की कितनी कोशिशें कामयाब हो पाई हैं, कितनी कोशिशें फेल हो पाई हैं।
उमेंद्र दाधी जी और भाजपा नेता सुरेश गर्ग जी। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, किस तरह की कोशिशों में कमी रह गई आपकी तरफ से कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्रा, उनको आप जीत नहीं दिलवा पाए? गर्ग साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कमी रह गई बीजेपी की, वो अपने दूसरे प्रत्याशी को जिसको समर्थन दिया था उसको जिता नहीं पाए? देखो प्रभात जी, देखो ये चुनाव है, चुनाव के अंदर सब चीजें हार जीत चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया है, निश्चित रूप से सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया है। अब हार जीत तो चलती रहती है, क्या है उसके लिए आपको पता भी है कि जो कांग्रेस जो हॉर्स राइडिंग की है, ये तो आपको भी पता है कि कांग्रेस के किस तरह से एमएलए और मंत्री चुनाव से पहले किस तरह से मतलब बयान दे रहे थे। तो मंत्री ये कह रहे थे कि साहब मैं मंत्री पद छोड़कर राका जी को मंत्री पद को जिम्मेदारी दे दो। एमएलए सरकार की कितने एमएलए हो चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, सभी का ये था पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा। जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कांग्रेस के एमएलए या उनके समर्थक एमएलए, उनका काम नहीं हो रहा। ये पता चल रहा है बाद में। सवाल जी आपको पता होगा कि किस तरह से उसको मैनेज किया गया है और किस तरह से वोट है। तो यहाँ पे जरूर कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हॉर्स ट्रेडिंग किया उन्होंने तो पूरा हाथ ही निकल नहीं। लेकिन गर्ग साहब ये गर्ग साहब देखिए, ये आपकी तरफ से, ये आपको तो पता ही था कि सारे के सारे जो विधायक हैं वो बाड़ाबंदी में शामिल हैं, फिर भी आपकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि अंतरात्मा की जो आवाज है वो विधायक सुनेंगे और आपके पक्ष में, आपके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थन जिनको आपने दिया है उनके पक्ष में वोट करेंगे। खुद सुभाष चंद्रा ने भी ये कहा था कि 7-8 जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, वो उनके संपर्क में है। जब सारी तस्वीर सामने थी तो उसके बाद समर्थन देने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? आपको लग रहा है कि जब सारे विधायक उनके साथ बाड़ाबंदी में शामिल हो रखे हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि वो प्रेशर में थे, तो उसके बाद निर्दलीय विधायक को समर्थन देने की कहां जरूरत बीजेपी को महसूस हुई? देखिए, आपको भी पता है कि किस तरह से पार्टी का पार्टी, आप देखिए अगर पार्टी के कांग्रेस में शामिल हो जाती है तो उसका डिसीजन कौन करेगा? अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है। तो जो भी चीज है वो आपके सामने है कि किस तरह से कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, किस तरह से जो एमएलए और जो मंत्री हैं वो विरोध में थे, मंत्री विरोध में होने के बाद में वो समर्थन में आए, वो जग जाहिर है। तो ये तो सामने बिल्कुल सत्य बात है कि किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है इसके अंदर राज्यसभा चुनाव का। जी, उमेंद्र दाधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेंद्र जी, आपकी समीक्षा फिलहाल क्या कहती है? आप बाड़ाबंदी से लेकर जब से उम्मीदवार घोषित किए गए थे और 5वां उम्मीदवार मैदान में आया, तब से लेकर और अब तक जो भी आज दिन भर का घटनाक्रम हुआ, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए पवन जी, मैं ये बताना चाहूंगा प्रवासी कि चुनाव, ये ठीक है, मैं वैसे बात करता हूँ, चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रबंधन किया, ठीक है, चुनाव के मामले में प्रबंधन बाड़ाबंदी कांग्रेस ने भी किया, इन्होंने अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर इन्होंने लगाया, लेकिन इनको ये बताना चाहिए था अपने प्रत्याशियों को, अपने जो विधायक, इनको बताना चाहिए था कि हमें किस प्रकार से वोट डालना है। यानी प्रशिक्षण के नाम पे यदि आपने इनको वोट डालने का प्रशिक्षण नहीं दिया तो आपने किस बात का प्रशिक्षण शिविर लगाया, तो ये मुझे समझ से परे है। साथ साथ में इन्हें यह भी मालूम है कि पिछले कई दफा इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी है। हरियाणा में पेन का मामला हो चुका, कई दफा विधायकों ने जो अपना मत दिखाया उसको लेके भी आपत्ति हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखिए, यहाँ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है, ये कुल मिला के कह सकते हैं कि अच्छा प्रबंधन नहीं था, इसलिए इनको यह राज्यसभा चुनाव में नुकसान हुआ। वैसे में यदि वोटों के या ये विधायकों के आंकड़े की बात देखें तो ये ठीक है, इनके पास एक सीट आने वाली थी, ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ खोया नहीं। एक सीट इनको मिलने वाली थी, जो एक सीट इन्हें मिल गई। लेकिन जब हम किसी को समर्थन देते हैं या किसी इंडिपेंडेंट को हम चुनाव लड़ाने की पूरी व्यू योजना बनाते हैं, तो हमारा एक दायित्व भी बनता है कि उस व्यक्ति को हम जिताएं। सुभाष चंद्र जी यहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे से आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में अपनी निष्ठा निभाई भी, उन्हें सहयोग भी किया।
लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार के उनका प्रबंधन होना चाहिए था उसमें कहीं कहीं चूक हुई है। देखिए, हम ये बात कहना चाहूंगा प्रभाष जी कि सत्ता पक्ष इस समय कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को इनको मालूम था नेटबंदी भी हुई, इन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी भी की, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना प्रबंधन उसी प्रकार से मजबूत करना चाहिए था। मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्रा जी का जो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने, देखिए कोई भी प्रत्याशी होता है वो अपनी कहीं कमी नहीं छोड़ना चाहता है, उन्होंने एज ए प्रत्याशी बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने पूछा गया कि अब आपका इस चुनाव के बारे में क्या कहना है, तो उनके जो शब्द है वाकई में एक बहुत हिम्मत वाले शब्द है। उन्होंने कहा कि जो मैं करने वाला था वो कांग्रेस ने कर लिया। यानी हॉर्स ट्रेडिंग की बात यदि की जाए, देखिए चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का एक ये राजनीतिक शब्द है। भारतीय जनता पार्टी भी इस शब्द को दोहराएगी और कांग्रेस भी इस शब्द को दोहराएगी, लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि ये कुशल प्रबंधन की बात होनी चाहिए थी। ये अकुशल प्रबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चंद्रा जी चुनाव नहीं जीत पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करने की आवश्यकता है और भविष्य में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कमियां ही व्यक्ति को सुधारती है। इनको ये बताना चाहिए था कि अपने विधायकों को अलग अलग रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए। हालांकि हो सकता है इन्होंने प्रशिक्षण दिया भी होगा, ये नहीं हो सकता है इन्होंने ये बताया नहीं होगा कि किस प्रकार से मतदान होता है, मतदान में क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, इन सब बात का इन्होंने प्रशिक्षण दिया होगा, लेकिन प्रशिक्षण में कहां चूक हुई अभी समीक्षा की बात है। जी देखिए, तकनीकी कारण आपका मैं समझ सकता हूं कि प्रशिक्षण पूरा नहीं दिया गया, लेकिन इस तकनीक की वजह से देखिए बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। एक वोट को जो कुशवाहा का वोट था और इधर कैलाश मीणा का वोट था, दोनों खारिज नहीं किए गए, दोनों को मान्य मान लिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि तकनीकी कारण की वजह से किसी वोट की गिनती में बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। ये आपने जो एक बात और दूसरी कही कि नाम उनको समर्थन तो दे दिया, लेकिन एक नैतिक तौर पर और एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है बीजेपी के ऊपर, उस जिम्मेदारी को थोड़ा सा गंभीरता से अगर निभाते और उनके लिए कोशिशें करते, अब वो कोशिशें किस स्तर पर और कैसी की जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन कोशिशों में बीजेपी की तरफ से कहीं कोई कमी रह गई निर्दलीय को समर्थन देने में, ऐसा नहीं लगता आपको उमेश जी? देखिए, कोशिश तो इन्होंने की और कोई भी राजनीतिक दल कोशिश में कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन इन्हें मालूम था विधायकों के आंकड़े के हिसाब से कि जो इनके विधायक है इसके बाद में इनके पास में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 3 विधायक इनके साथ थे। हाँ, लेकिन ये इनको उम्मीद थी कि कहीं कहीं कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस से उन्हें मुझे उम्मीद थी, वो उम्मीद में सफल नहीं हो पाए। अब चुनाव है, परिणाम आ गया, हमें विजय प्रत्याशियों को बधाई देनी चाहिए और इस बात की समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में इनको इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ओंकार सिंह जी लखावत को चुनाव लड़ाया था, उस समय भी प्रबंधन में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये देखना चाहिए केवल हम इस बात के लिए चुनाव नहीं लड़े कि कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत के नहीं आए। यदि हमारा मकसद ये चलिए, शायद हम उनसे हमारा संपर्क कट गया है। गर्ग साहब, सतीश पूनिया जी ने एक बयान दिया था, हालांकि परिणाम आने से मैं लौटूंगा सर आपके पास, उमेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। गर्ग साहब से मेरा सवाल है, गर्ग साहब जो बयान था सतीश पूनिया जी का, परिणाम अभी आने में थोड़ी सी देरी है, लेकिन उससे पहले दोपहर की अगर बात करूं, उनका कहना था कि आज का जो परिणाम होगा वो ही 2023 का परिणाम होगा। अब क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? क्या जी गर्ग साहब? प्रभात जी, वो किस संदर्भ में दिया वो देखने वाली बात है, लेकिन देखो 2023 के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। जिस तरीके राजस्थान की तरीके से राजस्थान में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार बनेगी उसमें समय है, फैली हुई है, एमएलए किसी तरीके से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे इतना एग्जामों के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन RS-IS ट्रेप हो रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसी भी कह रही है कि साहब हमने 166 RS-IS वगैरह और अधिकारियों को हमने ट्रेप कर दिया, लेकिन सरकार उनकी अनुमति नहीं दे रही है काम करने, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो जिस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अभी भ्रष्टाचार का एक नमूना आपने देखा होगा, ट्रांसफर। अब आपने राज्यसभा के इलेक्शन से पहले ट्रांसफर पर से बैन हटा दिए, बोले कि साहब एमएलए की रिकमेंडेशन से ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये क्या चीज है? ये एमएलए को करने का तरीका है। तो ये चीजें तो आपको सामने है, और निश्चित रूप से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुमत से, जो इनको पिछली बार 21 सीटें आई हैं, इस बार 21 सीटें भी नहीं आएगी। जिस हिसाब से राजस्थान के हालात है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत अच्छी सीटों से बहुमत मिलेगा। चलिए उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी उमेश जी। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने में अभी समय है। इससे पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है।
राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों के, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्यों का मत होता है। तो इस प्रकार की अव्यवस्था से, अप्रबंधन से राष्ट्रपति चुनाव में कितनी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके लिए आकलन करना चाहिए। यदि चंद्रा जी यहां से चुनाव जीत के आते तो भारतीय जनता पार्टी के संभावित राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लाभ मिलता। भारतीय जनता पार्टी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनकी थोड़ी सी अप्रबंधन की वजह से राष्ट्रपति चुनाव भी इससे प्रभावित हो सकता है। जी बिल्कुल। गर्ग साहब, अभी एक और सूचना आई कि चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्होंने महाराष्ट्र और उसके साथ हरियाणा, वहां पर यह कहा है कि जो वोटिंग है राज्यसभा चुनाव को लेकर उसे रोक देना चाहिए। क्या ये एक डर सामने लेकर नहीं आता? ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, अब हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी जो है वो इस तरह की बातों को लेकर ईसी के सामने जा रही है। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की फूट सामने आ गई। मेरा गर्ग साहब से सवाल था सर। गर्ग साहब देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा तो मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड की है कि वो मतगणना रोक देनी चाहिए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई धांधली होगी, उस वजह से इस तरह का बोला होगा। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी जुड़ गए हैं। ओम सैनी साहब, पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, कई बार हम आपसे जुड़े और आपने भी देखा कि किस तरह की बयानबाजियां सामने आई, किस तरह की कोशिशें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से की गई अपने प्रत्याशियों को जिताने के साथ, खासतौर पर जो 5वां प्रत्याशी मैदान में आया जिसने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को सबसे रोचक बना दिया। अब तक की जो तस्वीर सामने आई है, आपका जो एनालिसिस है, किसकी कोशिशें कितनी कामयाब हुई और किसकी कोशिशें फेल हुई, क्या कहते हैं सैनी साहब? देखिए, कुल मिलाकर के राजस्थान का जहाँ तक संदर्भ है वो तो बहुत साफ है। यहाँ को लेके कोई शिकायत नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र को लेके शिकायत है, क्योंकि हमारे जो मेघवाल साहब और गजेंद्र सिंह जी साथ में गए हैं और वहाँ पर चुनाव आयोग से कहा कि सब धांधली हुई है या गड़बड़ हुई है, उनको आप देख करके अपना फैसला दें। तो वो नियम के मुताबिक देख रहे हैं और साथ साथ में सभी जगह उन्होंने गिनती फिल वक्त रोक दी है। राजस्थान भी उसी के इंतजार में है। तो ऐसा कुछ पैनिकी वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस की जैसी आजकल बनी हुई है, क्या कहते हैं कि जैसा नाम हो रहा है इनका, कि सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कुछ नहीं हुआ तो ये एक अड़चन लगा दीजिए। जबकि यहाँ राजस्थान में तो बड़ा साफ साफ हुआ, मतलब हमारे 4 आदमी बड़े साफ साफ इलेक्ट होके जा रहे हैं, घनश्याम तिवारी और 3 ये लोग के खामखा जो बीजेपी वो जीटीवी वाले भाजी ने आके जो किया, और साथ साथ में जो समर्थन का सिलसिला और सेंधमारी की बातें, और एक बड़ा ये एक बवाल बन गया, ये अपने आप में संकट बन गया। शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में ये चुनाव हो सकते थे, वो खर्चीले हो गए, अभ्यास वर्ग में गए, चिंतन शोर में गए। ये सारे इतनी जरूरत नहीं पड़ती अगर ये सहज रूप से होता तो। थोड़ा ये अच्छा होता राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की बाड़ाबंदी, अभ्यास वर्ग किसी धर्मशाला में होता। जी नहीं, वो सब आप क्या कर रहे हैं? जिस पार्टी को मैंने देखा कि अग्रवाल धर्मशाला, खंडेलवाल धर्मशाला में और लोगों के यहाँ से खाना लेकर के जाने वाली बात रही है जनसंघ के जमाने में, देखा है मैंने खूब गौर से। तो ये पार्टी अब वो पार्टी है नहीं। अब तो इनके गले से आज जयपुर में आएंगे तो रामबाग से नीचे खाना गले से नहीं करता, वहाँ उन बिस्तरों पे नींद आती है। सबका ये एक का ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो यही सब बातों को लेकर के ये चर्चा थी, और गोविंदाचार्य कहते थे कि हम चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे, लेकिन चाल चरित्र और चेहरा हमें तो यूँ लग रहा है कि क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में उदित हुई थी 1980 में, आज वो कहाँ है? आज उनके नेता पांव जमीन पे नहीं चलते हैं, वो हर जगह हवाई जहाज से चलते हैं। दीनदयाल जी तो गाड़ी में चलते थे, उनका पता ही नहीं हुआ कैसे उनकी डेथ हो गई। ये देखिए, ये वो पार्टी थी। अब ये पार्टी है जिसकी उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस समय जनसंघ सत्ता में नहीं था। जब सत्ता में होता है, काम बढ़ता है, तो उसमें हवाई जहाज की भी आवश्यकता पड़ती है, हेलीकॉप्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। आज विश्व की सबसे बड़ी नहीं, चाल चरित्र चेहरा बदला तो है, विश्व की सबसे बड़ी क्या होता है कि जब भी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी बनी है ना, तब से ही इस पार्टी में वो सब चीजें जिनसे पहचानी जाती थी वो लुप्त हो रही है। इनका अनुशासन, इनकी प्रतिबद्धता, इनका सादा जीवन,
इनका सारा सिलसिला जो जिस तरीके से, जैसे घनश्याम चतुर्वेदी उसी के तो परिणाम है तिवाड़ी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि हमारे साथ साथ ही हमने जिंदगी में चलना सीखा है। तो ये एक तो वो है, और फिर जो दूसरा है उनको देख लो आप। जी काजल की कोठरी में यदि कोई सफेद माफी चाहूंगा आपसे जी, चलिए आप दोनों से माफी चाहूंगा सर, समय कम है, बिल्कुल माफी चाहूंगा आपसे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल परिणाम को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ऊपरी तौर पर तो चीजें साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आधिकारिक बयान आने के बाद ये पुष्ट हो पाएगा कि परिणाम क्या रहता है। लेकिन कांग्रेस अभी चेहरे पर खुशी लिए यहाँ इंतजार कर रही है परिणाम का। इसको लेकर भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।